नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं कि सीएचएसएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 9 मार्च से कहीं कहीं स्टार्ट हुआ था और कहीं कहीं 10 मार्च से। तो ऑलरेडी ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। फिलहाल मेरा भी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और इस वजह से मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ऑफिशियली इस एडमिट कार्ड पर क्या लिखा गया है और आपको इस एडमिट कार्ड में किन निर्देशों को पालन करने की बात कही गई है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और उन शर्तों को नहीं पूरा करते हैं तो हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही ना हो। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्चुअली में इस एडमिट कार्ड में लिखे गए हैं जो आपको ले करके जाने हैं। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस या फिर मैंने भी आपको बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत है, बट फाइनली आपको ऑफिशियली देखना होगा कि इस एडमिट कार्ड में किस डॉक्यूमेंट की बात कही गई है और किस तरीके का उसे ओरिजिनल चाहिए या डुप्लीकेट कितने चाहिए, कितने फोटोग्राफ चाहिए, एक्चुअल में इस एडमिट कार्ड में क्या लिखा गया है वो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी लिखी गई है जो मेरी वीडियो पिछले वाली वीडियो पे एक कैंडिडेट ने भी मुझसे पूछा था कि उसका डीवी स्किप हो गया था, यानी कि उसका डीवी जो था वो 10 मार्च को था और वो वहां पहुंच नहीं पाया 10 मार्च को। तो ऐसे में क्या उसको दोबारा चांस मिलेगा डीवी देने के लिए, इस बात को भी इस एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन हुआ है। तो अगर आप समय पे नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या होगा आपके साथ, ये वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। इस एडमिट कार्ड में लिखा गया है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज एडमिट कार्ड में जो शर्तें लिखी गई हैं, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और क्या अभ्यर्थिता आपकी कंप्लीट करने के लिए क्या क्या आपको करने होंगे, वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। वो सारे निर्देश मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा और उनके क्या मायने हैं वो सब कुछ आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा और प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो मैं रोजाना लेकर के आता हूँ और इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलता है। तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अपने एडमिट कार्ड पर। तो देखिए ये है मेरा एडमिट कार्ड और इसे मैंने डाउनलोड करा हुआ है। अपने जो रीजन है उस रीजन में जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे ये लिखा गया है स्टार्टिंग में, ये भारत सरकार कर्मचारी आयोग चयन आयोग की तरफ से ये जारी किया गया है, संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 2019 दस्तावेज प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में। तो आपसे लिखा गया है ये एक एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें बताया गया है, डियर कैंडिडेट यानी प्रिय अभ्यर्थी, उपयुक्त लिखित परीक्षा में आपकी अभ्यर्थता के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा घोषित लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आप प्रमाण पत्रों के सत्यापन में शामिल होने हेतु बुलाए जाने के लिए अस्थायी रूप से योग्य पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है अस्थायी रूप से, यानी कि अभी आपको बुलाया गया है। आपकी अभ्यर्थना निरस्त भी की जा सकती है अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स या फिर उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं जो आपके लिए बोला जाएगा। तदनुसार आपको निर्देश दिया जाता है कि आप निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार प्रमाण पत्रों हेतु उपस्थित हो। इसके बाद आपका इधर नाम दिया जाएगा, आपका रोल नंबर, फोटो और उसके बाद किस डेट में आपको उपस्थित होना है वो सारी डिटेल इसके बाद दी गई जाएगी। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि क्या निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर से स्टार्ट होता है निर्देश। अभ्यर्थी के लिए क्या निर्देश दिया गया है, आपको इन निर्देशों को जब भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो इन निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप इनमें लिखी गई बातों को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए पहली बात क्या लिखी गई है कि लिखित परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में लिखे या भरे गए नाम, श्रेणी आदि विवरण के अनुसार होता है। चयन के किसी स्तर पर यदि परीक्षा के परिणाम विवरण अभ्यर्थी के डोजियर से मिलाने पर भिन्न पाए जाते हैं तो अभ्यर्थी के अभ्यर्थिता के संबंध में पुनर्विचार किया जाएगा, है ना। कि अगर आपका जैसे एडमिट कार्ड में नाम कुछ और है और जब आप अपना डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं तो वहां पे नाम की स्पेलिंग में अलग आ रही है, आप किसी अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फॉर्म भरते वक्त कोई दूसरी कैटेगरी आपने भर दी थी, तो ऐसे में अगर किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन पाया जाता है जो आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है तो आपकी अभ्यर्थता पर विचार किया जाएगा। अगर वो सही करने लायक हो सकता है तो आपको प्रोविजनल दिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको निरस्त भी किया जा सकता है। दूसरी जो बात इसमें लिखी गई है, उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन के दौरान विभिन्न विभागों के लिए नए विकल्प को चुनने का अवसर है।
एक बार भरा गया विकल्प अंतिम होगा, इसलिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि परीक्षा की सूचना में विवरण के अनुसार विभिन्न पात्रता सत्रों को ध्यान से पढ़ने के बाद विधिवत भरा हुआ फॉर्म लाए। ये बात की गई है जो आपका प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर्म में आपको दिया गया है कि जो भी विभाग हैं उन विभागों को नाम आपको विकल्प में चुनने हैं, और ऐसा बताया गया है कि एक ही बार भरा गया जो विकल्प है वो अंतिम माना जाएगा। यानी कि अगर आपने एक बार वहां जाके फिलअप करवा दिया है कि मुझे इस विभाग पहले प्रेफरेंस पे रखना है, इसे दूसरे पे रखना है, तो वो फाइनल माना जाएगा। अगर आपकी पोस्टिंग उस विभाग के अनुसार कहीं पर हो जाती है तो आप उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते, इसीलिए आप उन्हीं विभागों को भरें जिनमें आप इच्छुक हैं, ठीक है। ये बात इसमें लिखी गई है। तीसरी बात क्या लिखी गई है कि आपको निम्नलिखित मूल दस्तावेज, यहाँ पे लिखा गया मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसकी स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड। एक अभ्यर्थी ने मुझसे सेल्फ अटेस्टेड का भी मतलब पूछा था कि सेल्फ अटेस्टेड होता क्या है। तो देखिए सेल्फ अटेस्टेड और कुछ नहीं बल्कि जो भी आपका एडमिट कार्ड है या फिर आपका जो भी मैट्रिक का और इंटर का जो भी आपका सर्टिफिकेट है उस पे आपका खुद का साइन करना होना होता है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है खुद का साइन करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस पर साइन कर लेंगे और उसके साथ अपना मूल प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। तो किस तरीके से उसे रखना है, तो देखिए आपको क्रम वाइज रखना होगा। पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर मैट्रिक या हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, और जो कि राज्य या केंद्र शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी प्रमाण पत्र है, चाहे हाई स्कूल का हो, मतलब हाई स्कूल या मैट्रिक का जो भी, उसमें आपको राज्य या केंद्र शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा गया कि वो किसी स्कूल या संस्था के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के द्वारा जारी किया गया नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका वो मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि आपके प्रमाण पत्र में आपकी जन्म तिथि लिखी हुई होनी चाहिए, उसमें ईस्वी सन में दी गई होनी चाहिए, तब जाकर के उसे माना जाएगा। तो ये शर्तें आप देख लेना कि आपका जो आपका जो प्रमाण पत्र है वो राज्य सरकार द्वारा या सीबीएसई जिसे बोलते हैं केंद्र शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी होना चाहिए, प्रधानाध्यापक या किसी प्रधानाचार्य के द्वारा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इसमें लिखी गई कि अपने शैक्षिक योग्यता और विभिन्न स्तरों पर पढ़े गए विषयों के समर्थन में अन्य सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र या प्रमाण पत्र आदि आप लेंगे। यानी कि जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उसके मार्कशीट आपको लेकर के जाना है। जैसे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र तो हो ही गया, इसके अलावा उसका मार्कशीट भी आपको चाहिए जिसमें आपको दिखाया गया होगा कि कौन से विषय में कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं। तो ये प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। जो तीसरा डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका जो कैटेगरी है, जैसे कि आप एसटी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक विकलांग है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसके समर्थन में आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए परीक्षा के विज्ञप्ति में यथा निर्धारित प्रारूप में, है ना, प्रारूप भी आपका उस तरह का होना चाहिए और वैसा प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, ठीक है। अन्यथा अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। देखिए अगर आप ये अपने कैटेगरी वाला जो सर्टिफिकेट है, चाहे ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है या भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं लेके जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी, बल्कि आपको सामान्य श्रेणी का मान लिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे में आप अगर सामान्य श्रेणी के से बराबर या उससे ज्यादा का नंबर लेकर आते हैं तो ही आप क्वालिफाई हो पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे जो बात लिखी गई है उसे हम देख लेते हैं कि सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित आयु में सीमा में न आने पर दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के सत्यापन में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, है ना। यानी कि अगर आप प्रमाण पत्र अपने जो कैटेगरी वाले हो आप नहीं यहाँ पर दे पा रहे हैं तो आपको सामान्य श्रेणी माना जाएगा, और ऐसे में अगर आप सामान्य श्रेणी की सीमा में नहीं आते हैं तो आपका प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं किया जाएगा और उस अभ्यर्थी को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बातें लिखी गई। अब हम चौथी बात पढ़ लेते हैं। चौथी बात क्या लिखी गई कि भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का होने के अपने दावे के समर्थन में पूर्ण सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र होना हो चाहिए। इसके ऊपर भी एक अभ्यर्थी ने मुझसे पूछा था कि उसने बताया था कि उसने एक्स सर्विसमैन फॉर्म फिलअप करते हुए डाल दिया है, लेकिन उसके पहले उसने कहीं जॉब ही नहीं की है। तो प्लीज आप ऐसा गलती ना किया करें। देखो आप एक्स सर्विसमैन तभी बोले जाएंगे जब आप पहले से ही किसी सेवा में हैं और अब आप उसमें से रिटायर हो चुके हैं, तो वैसे लोग को हम एक्स सर्विसमैन बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिक होने का मतलब है कि आप सेवा से पूर्ण मुक्ति प्रमाण पत्र आपको मिल चुका है, रिटायरमेंट प्रमाण पत्र आपको मिल चुका है, तभी आप भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आएंगे। पांचवी बात लिखी गई है कि केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी
विभागीय अभ्यर्थी के रूप में आयु सीमा में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को उनके कार्यालय विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उन्होंने परीक्षा विज्ञप्ति में दी गई निर्णायक तिथि को नियमित आधार पर 3 वर्ष सेवा पूरी कर ली है ना। यानी कि कोई सिविल सेवा में सर्विस कर्मचारी में पहले से किसी विभाग में काम कर रहा है तो कम से कम वहां पर वो 3 साल की अपनी जो कार्यकाल है उसको पूरा कर लिया है, उसके उसके संदर्भ में उसके विभाग से एक प्रमाण पत्र जारी हुआ रहना चाहिए। ठीक है। छठी बात यहाँ पे लिखी गई कि इसके अतिरिक्त आपके पास 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और वो तीनों फोटो एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फोटो दूसरी तरह की है, एक फोटो दूसरे कलर का है, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे में आपको वहां पे परेशानी हो सकती है। तो कृपया करके आप एक ही जैसे 3 पासपोर्ट साइज, अगर आपके पास नहीं है एक जैसे तो आपके पास टाइम है, आप एक दिन में ही वो निकल जाता है तो आप उसे निकलवा लीजिए। ठीक है। अब आते हैं हम अपने चौथे मैटर पे। यहाँ पे क्या लिखा गया कि यदि आप पहले से ही सरकारी सेवा विभाग में कार्यरत हैं और आपका आवेदन उचित माध्यम से अग्रेसित नहीं किया गया है तो अपने वर्तमान नियोक्ता से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आपको जाना होगा। जैसे किसी विभाग में आप पहले से ही कार्य कर रहे हैं लेकिन आपने इस फॉर्म को भी भर दिया और इसमें आप जानते हैं कि हम अपना प्रमाण अपने आप को इसमें कार्यरत करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके विभाग से एनओसी एक आपका होना चाहिए जिसे हम अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे क्या लिखा गया है कि यदि आप उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज मूल रूप में स्व प्रमाणित प्रतियों के साथ है ना प्रस्तुत नहीं करते हैं जो कि उक्त दस्तावेज या प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए पात्रता के निर्धारण हेतु अपेक्षित है तो आपको किसी भी परिस्थिति में चाहे जो भी हो दस्तावेज प्रमाण पत्रता के सत्यापन में शामिल नहीं किया जाएगा और दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आगे कोई अवसर भी नहीं दिया जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई। यानी कि जिस डेट में आपको बुलाया गया है उस डेट में आपके जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं तो उन सबके मूल प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपका सत्यापन किया जा सके। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले बात पे। छठी बात जो यहाँ पे बताई गई है उसमें यह बताया गया है कि अपने वर्तमान डाक के पते में परिवर्तन की सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें जिसमें अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम और आवेदित पद या बदले हुए डाक के पते का उल्लेख है। इसके लिए भी एक मेरे पास कंसर्न आया था कि एक अभ्यर्थी ने पूछा था कि उसका जो करंट जो एड्रेस है वो चेंज हो चुका है और तो इसमें बताया गया है कि आप जिस भी पते पे आपका चाहते हो कि उस पते पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आए तो इसमें अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसकी इंफॉर्मेशन आप कार्यालय को दे सकते हैं। ठीक है। चलो, सातवीं बात यहाँ पे बताई गई है कि आपकी अभ्यर्थिता अनंतिम है, इसलिए आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप विज्ञापन परीक्षा में विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करते हो। यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि आप पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे निरस्तीकरण के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये हो गया कि आपको ये जो आपकी अभ्यर्थना है वो अनंतिम है, इसके सिवाय जो भी आपसे प्रमाण पत्र मांगे गए हैं अगर आप उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा और इसके लिए कोई भी आपका अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप कहेंगे कि मेरी कुछ इस परिस्थिति के मेरा डॉक्यूमेंट गुम हो गया है या फिर मुझे जारी नहीं किया गया है या किसी ने फाड़ दिया, किसी ने चोरी कर लिया, तो इस संदर्भ में आपकी किसी भी तरह का कोई भी अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसलिए आपको पहले से ही सारी चीजों को तैयार करके रखना चाहिए। आपको दस्तावेज प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए बुलाया गया है, इस बात से ऐसा कोई अधिकार नहीं मिल जाता है जिससे कि आपको नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु हर तरह के पात्र समझा जाए। जी बिल्कुल, ये सिर्फ आपको बुलाने का एक प्रमाण मतलब सत्यापन के लिए बुलाया गया है, न कि आपके ज्वाइनिंग के लिए। तो इसमें ऐसा ही बताया गया है कि इससे ये ना समझा जाए कि आपको नियुक्ति के लिए ही आप हर तरीके से उपयुक्त समझे जाएंगे। ठीक है। मतलब ये नियुक्ति पत्र नहीं है। बाद के किसी भी चरण में कोई निराशा न हो इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप पुनः यह जांच कर लें कि क्या आप संबंधित पद परीक्षा के लिए निर्धारित निर्णय तिथि को विहित पात्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। बिल्कुल, ये जो बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि ये निर्धारित कर लें कि आप जो है ना निहित निर्धारित निर्णायक तिथि तक सभी मानदंडों को पूरा करते हो। मतलब अगर आप किसी कैटेगरी से हैं वो कैटेगरी आप ऑलरेडी होने चाहिए और किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो है यानी कि अगर आप जैसे 12th की बात करते हो और ये 12th पे है तो 12th क्लास आप पास आउट 2019 में ही होने चाहिए।
सपोज दैट आपने ये 12th क्लास में पास आउट का फॉर्म है और आपने आपका जो क्लास 12th जो पास किया है वो 2020 में पास किया है, जबकि ये फॉर्म 2019 का है और हो सकता है आपने वैसे भर दिया हो, तो कहीं ना कहीं ये आपका निर्णायक तिथि के पहले तक आपने क्वालिफाई तो किया नहीं है, ऐसे में आपको यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए 8वीं बात यहाँ पे क्या बताई गई है कि कृपया यह ध्यान दें कि दस्तावेजों प्रमाण पत्र के सत्यापन की तारीख, समय और स्थान अपरिवर्तनीय है। बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, मैं उस अभ्यर्थी के बारे में बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझसे पूछा था कि उनका 10 मार्च को यहाँ पर डीवी डेट स्किप हो गया था, वो नहीं जा पाए थे किसी वजह से, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या हम दोबारा इसको चेंज करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो सत्यापन की तारीख है, जो समय है, इवन दैट समय, अगर आप उस दिन भी लेट से पहुंचते हैं तो भी, या फिर जो स्थान है वो अपरिवर्तनीय है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर आप समय पे नहीं पहुंचेंगे तो आपका डिवी नहीं होगा और इसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। इसलिए आप ध्यान में रखें कि आप अपने ही तारीख और अपने ही समय पे पहुंचे और किसी भी दूसरे स्थान के परिवर्तन के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। यदि आप दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के सत्यापन में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आप इस पद के लिए इच्छुक नहीं हैं और आपकी अभ्यर्थना निरस्त मानी जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको अपने निश्चित समय पे पहुंचना, निश्चित तारीख में पहुंचना। इस संबंध में आगे कोई पत्र व्यवहार जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए 9वीं चीज देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजा जा रहा है। बिल्कुल आपको इसे इंटरनेट से ही डाउनलोड किया जाना है, जैसे आपने अपने डाउनलोड कर सकते हो अपने वेबसाइट, एसएससी की वेबसाइट पे जा करके, और यहाँ पे डाउनलोड किया जाएगा और दस्तावेज प्रमाण पत्र के सत्यापन उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक है, आगे जो 10वीं बात लिखी गई है इसमें बताएगा कि अपने पक्ष में किसी प्रकार से प्रचार करने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। तो अपने पक्ष में भी आपको किसी भी तरह का प्रचार प्रसार नहीं करने की बात यहाँ पे कही गई है। तो ये सारी बातें बताई गई है। नोट में यहाँ पे बताया गया कि उपयुक्त के अतिरिक्त आपको यह भी सूचित किया जाता है कि अपने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कोविड-19 के निर्देशों का पालन करने की यहाँ पे बात करी गई है। इसके अलावा कुछ चीजें यहाँ पे और दी गई है। देखिए ये जो है आपका प्रेफरेंस फॉर्म है, आपको इस प्रेफरेंस फॉर्म को डाउनलोड करना है। इसमें अपना रोल नंबर और यहाँ पे अपना नाम लिखना है, साथ में जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट के नेम दिए गए हैं, यहाँ पे 25 और यहाँ पे P26 तक डिपार्टमेंट है। यहाँ पे इन सभी डिपार्टमेंट को मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता रखा है, मैंने अपने दूसरे वीडियो में, कि आपको किस तरीके से इस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करना है। तो इसके आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे प्रेफरेंस दिए गए हैं कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे किस पोस्ट को रखना चाहते हैं, सेकंड पे किसको रखना चाहते हैं, थर्ड पे किसको रखना चाहते हैं। इस तरीके से जो भी आपकी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट पे चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपका पोस्टिंग हो जाए और इस वजह से आप चाहते हैं कि हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी, तो आपको करना क्या होगा कि इसका जो कोड है L11, इस L11 को फर्स्ट में आप रख लेंगे, L11 यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरीके से आप इसको फिल करके ले करके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर, नेम और डेट वगैरह आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आखिरी पेज में यहाँ पे कोविड-19 घोषणा पत्र दिया गया, आप इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। और इसके अलावा जो भी चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, रोल नंबर, नाम, परीक्षा तिथि, पाली, केंद्र का नाम, हस्ताक्षर, ये सब कुछ आप यहाँ पे फिल करके लेकर जाएंगे। तो यह है, तो कहीं ना कहीं ये आपको समझना चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं वो आपको, जो भी शर्तें दी गई हैं उन शर्तों को आप पूरा कर पाते हो। तो उम्मीद करता हूं कि अब चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो प्लीज अगर आप वीडियो का पसंद कर रहे हैं तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन जो भी होंगे आपके लिए लेकर के यहाँ पे आते रहेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए। एसएससी की तमाम अपडेट्स जो है आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।